दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इतना प्रोफेशनल हो गया कि सुभाष चंद्र जी की बात नहीं मान रहे। और वो ये अपनी तरफ से 4 बार इसके नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सना और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पत्रकारिता के गिरते स्तर के खिलाफ पॉजिटिव टीवी ग्रुप की मुहिम जारी है। पहले हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह जी समूह के मालिक और उनके 2 संपादकों ने उगाही की कोशिश करके टीवी पत्रकारिता को दागदार किया। इसी कड़ी में हम कर रहे हैं एक और बड़ा खुलासा। कैसे जुर्म करके सबूत मिटाने की कोशिश की सुभाष चंद्रा ने, कैसे जी समूह के 2 संपादक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते रहे। पूरा सच देखेंगे आप। हमारा आपसे वादा है कि पत्रकारिता के इन बदरंग चेहरों को हम एक एक करके बेनकाब करते रहेंगे। बात कर लो, क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इतना प्रोफेशनल हो गया कि सुभाष चंद्र जी की बात नहीं मान रहे। और वो ये अपनी तरफ से 4 बार इसके ब्लैकमेलिंग और उगाही की कोशिश के आरोपों से घिरे जी ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 19 अगस्त से शुरू होने वाले ट्रायल पर रोक लगाने की जी ग्रुप की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। मशहूर बिजनेसमैन और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए उगाने की कोशिश कर मीडिया बिरादरी की साख पर बच्चा लगाने वाले जी ग्रुप की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस ने 30 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो घबराए जी ग्रुप प्रबंधन ने फौरन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जी ग्रुप के मालिक और 2 संपादकों के खिलाफ दायर चार्जशीट पर जल्द ही शुरू होने वाले ट्रायल पर रोक लगाने की गुहार जी ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, लेकिन 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष जी अधिकारियों और मालिकों की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ट्रायल कोर्ट ने फिलहाल मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। बिना ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई देखे उच्चतम न्यायालय जी के शीर्ष अधिकारियों को कोई राहत नहीं दे सकता। उच्चतम न्यायालय ने जी ग्रुप की अर्जी पर अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर मुकर्रर की है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से निचली अदालत में जी ग्रुप के खिलाफ 110 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों को धारा 384 आईपीसी के तहत उगाही की कोशिश करने का आरोपी बनाया गया है। साथ ही तीनों ही आरोपियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के संगीन इल्जाम भी चार्जशीट में दर्ज है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ गलत खबरें प्रसारित करके उन्हें धमकाने की कोशिश के आरोप में अक्टूबर 2012 में जी ग्रुप और जी बिजनेस के संपादकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में दोनों ही संपादकों की गिरफ्तारी भी हुई थी। स्पेशल डेस्क फोकस टीवी। न्यूज रूम से इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे लीगल रिपोर्टर गोपाल कृष्ण। उनसे बात करते हैं। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है जी ग्रुप के चेयरमैन, जी ग्रुप के संपादकों की, तो कुल मिलाकर कितना बड़ा झटका कहें उन लोगों के लिए? बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि कई अलग अलग अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि जो पहला एफआईआर था जो 100 करोड़ रुपया की उगाही के मामले में दर्ज की गई थी, उस एफआईआर में जो चार्जशीट दाखिल की गई है पटियाला हाउस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम को आदेश दे कि उस चार्जशीट पर तब तक सुनवाई नहीं की जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को निपटारा नहीं कर देता है। दूसरी जो याचिका थी कि जो दूसरा एफआईआर और तीसरा एफआईआर दर्ज किए गए हैं ग्रुप के खिलाफ, उस एफआईआर को की जांच पर रोक लगाई जाए, साथ ही उसमें आरोप पत्र नहीं दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, आरोप पत्र दाखिल करने पर भी साफ इनकार कर दिया है। यानी कि साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जी ग्रुप की और मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि जो 19 अगस्त को सुनवाई होनी है, संज्ञान लेना है आरोप पत्र पर, अदालत उस
उस आरोप पत्र पर संज्ञान लेगी और उस मामले में आगे सुनवाई जारी रहेगी। बिल्कुल गोपाल, और इसके साथ ही अगर गोपाल देखें तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं, लेकिन ऑप्शंस, अब रास्ते क्या बचते हैं जी ग्रुप के पास? अभी फिलहाल कोई उनके पास रास्ते नहीं है, क्योंकि वो निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वहां तक अभी तक उनको राहत नहीं मिली है किसी भी मामले में। तो देखना होगा कि जो 1 अक्टूबर की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर रखी है, उस दिन जब सुनवाई होगी तो क्या उस दिन किसी तरह की कोई राहत मिलती है या फिर उनको एक बार झटका लगता है। और इसके साथ ही गोपाल, जी ग्रुप के चेयरमैन के बेटे की बात करें, पुनीत गोयनका, उनके भाई की बात करें, उन दोनों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस के पास सबूत हैं। उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं आने वाले दिनों में? उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने जो 110 पेज की जो आरोप पत्र सौंपी है अदालत को, उसमें साफ कहा है कि कॉलम नंबर 12 में जवाहर गोयनका और पुनीत गोयनका, इन दोनों लोगों का नाम है। उसमें उनके खिलाफ अभी काफी सारे सबूत मिल चुके हैं और कुछ सबूत और पुलिस जुटा रही है। जिस दिन वो सबूत जुट जाएंगे, उस मामले में क्राइम ब्रांच सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी और अदालत को बताएगी कि इन दोनों के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं और किन किन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। जी गोपाल, अब बने रहिए हमारे साथ। 100 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश के आरोप में जी ग्रुप के 2 संपादकों के बाद अब जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा भी जेल की हवा खा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ गलत खबर दिखाकर 100 करोड़ की उगाही की कोशिश करने के बाद आरोपी सुभाष चंद्रा और जी ग्रुप के 2 संपादकों ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की। जांच को भटकाने के लिए पुलिस के सामने सुभाष चंद्रा ने झूठ का सहारा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट, आखिर कैसे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। गौर से देख लीजिए इन्हें, पहचान लीजिए। ये हैं जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी, जी बिजनेस के संपादक समीर अहलुवालिया और जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा। जनता को टीवी के जरिए सच्चाई दिखाने का दावा करने वाले इन संपादकों और जी ग्रुप के मालिक पर सबूत मिटाने और झूठ बोलने का आरोप लगा है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए उगाही करने के मामले में पुलिस ने जी ग्रुप के मालिक और 2 संपादकों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट कहती है कि तीनों ने आपराधिक साजिश के तहत सबूत मिटाए, जांच में सहयोग से इनकार किया और खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया। पुलिस जांच के मुताबिक चार्जशीट में 100 करोड़ का सच। सितंबर 2012 में जिंदल ग्रुप के खिलाफ जी ग्रुप के चैनल्स ने खबरें दिखाना शुरू किया। सितंबर से अक्टूबर 2012 के बीच सुभाष चंद्रा ने अपने 2 संपादकों से कई बार फोन पर बात की। पुलिस ने इस बात की तस्दीक करने के लिए गिरफ्तारी के बाद सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया के मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर CFSL जांच के लिए भेज दिया। CFSL जांच ने खोले राज। CFSL जांच में खुलासा, आरोपी सुधीर चौधरी और समीर ने अपने मोबाइल से सितंबर-अक्टूबर 2012 का कॉल और SMS डाटा डिलीट किया। सुभाष चंद्रा ने मोबाइल गुम होने का बहाना बनाया। CFSL रिपोर्ट से एक और सच सामने आया जो चौंकाने वाला था। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से उगाही की कोशिश करने के तीसरे आरोपी सुभाष चंद्रा ने मोबाइल खोने की बात कहकर पुलिस जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के मांगने पर सुभाष चंद्रा मोबाइल खोने की रिपोर्ट नहीं दिखा सके। सुभाष चंद्रा का ये झूठ जिंदल स्टील एंड पावर की तरफ से FIR दर्ज करवाने के बाद पुलिस जांच के दौरान पकड़ा गया। पुलिस जांच में पता चला कि 2 अक्टूबर 2012 को जी के खिलाफ FIR दर्ज होने के एक दिन बाद सुभाष चंद्रा ने अपना मोबाइल हैंडसेट बदल लिया था। जी ग्रुप के संपादकों का लैपटॉप तो पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन सुभाष चंद्रा ने लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करने की बात कहकर लैपटॉप देने से इनकार कर दिया। संपादकों के लैपटॉप की CFSL जांच से पता चला कि दोनों ने लैपटॉप से अहम डेटा डिलीट कर दिया था। चार्जशीट के मुताबिक मोबाइल और लैपटॉप के डाटा डिलीट सबूत मिटाने के लिए किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस जांच के दौरान सुभाष चंद्रा ने यह दावा किया था कि वो ईमेल के जरिए संपादकों से संपर्क नहीं करते। पुलिस जांच में ये दावा भी सुभाष चंद्रा का झूठा साबित हुआ, क्योंकि पुलिस को जांच के दौरान ऐसा ईमेल मिला जिसमें सुभाष चंद्रा संपादक समीर अहलुवालिया को जिंदल ग्रुप के खिलाफ
ज्यादा खबर इकट्ठी करने का निर्देश दे रहे थे। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से पैसा उगाही करने की इस कोशिश ने पूरे मीडिया जगत को झकझोर कर रख दिया है। बेहतर तो यही है कि मीडिया खुद जो है अपने गिरेबान के अंदर झांक के जो खामियां हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। बाहर से अगर ये प्रयत्न किया जाए, कोशिश की जाए सरकार की ओर से ख़ास तौर पे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया फ्रीडम, मीडिया आज़ादी को ख़त्म कर देगा। तो बेहतर ये है कि जो भी बुराइयां हैं, और बुराइयों की कोई कमी नहीं है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, संपादक, पत्रकार, सबको बैठ के जो है एक तरह से एक इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा, एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जाहिर है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महीनों की मशक्कत के बाद एक एक तथ्य को चार्जशीट में बारीकी से पिरोया है, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जी ग्रुप के मालिक और 2 संपादक किसी पेशेवर मुजरिम की तरह उगाही की साजिश को अंजाम दे रहे थे। SIT ब्यूरो, फोकस टीवी। जी ग्रुप की इन बढ़ती हुई मुश्किलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानून के जानकार दिवाकर मिश्रा जी। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दिवाकर जी, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जी ग्रुप ने जो अर्जी दी थी कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया है। कितनी बड़ी मुश्किलें मानते हैं जी ग्रुप के लिए, कितना बड़ा झटका मानते हैं जी ग्रुप के लिए? ये बात सही है और बहुत हद तक सही है कि मीडिया वालों ने इस तरह से जो काम किया है वो पूरे देश के लिए बड़ी शर्मसार सी बात है। और जो हमारी उच्चतम न्यायालय है उन्होंने भी खारिज किया है जी। तो बातों में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। बेशक इन्होंने मीडिया का सहारा लेकर के कुछ बातों को तुरूर मुरूर के पेश किया है, लेकिन जो धाराएं इम्प्लीमेंट होती हैं कानून के हिसाब से 420 का, 419 का, 398 का, इन धारा को तो वो हटा नहीं सकते। उनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। अब तो ये सवाल है कि मे भी जो उनके मालिक हैं सुभाष चंद्रा, वो भी कहीं ना कहीं आएंगे जी। और बेशक इनका बेल हो चुका है, ट्रायल होनी है। ट्रायल में सारी बातें खुलेंगी। पटियाला हाउस के जज ने भी इस बात को कहा है कि जब तक मैं अपना कोई डिसीजन ना दूं तब तक सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं जा सकती। कोई भी SLP फाइल कर लें, वो अप्लीकेबल ही नहीं है जी। कानूनी दायरा, लीगल फैटर्निटी के हिसाब से। और रही बात दूसरी कि इन्होंने जो अपने मीडिया होने का जो उन्होंने दुरुपयोग किया, और एक बड़ी ग्रुप है जिंदल ग्रुप, वो कांग्रेस के सांसद भी हैं जी। तो उनके साथ इस तरह का घिनौना साकेत कोर्ट में भी जब इन्हें पेश किया गया तो लोगों ने, मतलब वकील हमारी बिरादरी ने बड़ा शर्म से उनको देखा कि जब मीडिया ही इस तरह की बात करती है तो कानून फिर कहाँ रह जाता है। हम ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी की बात कि भाई मीडिया से ट्रांसपेरेंसी होती है, लोग आम आदमी जानता है इस बात को जी। लेकिन अब यही लोग इस चीज़ को खोल रहे हैं तो आम आदमी या जो उस तरह के लोग हैं उनके ऊपर में क्या, और आज का जो जनरेशन पर क्या जाएगा कि मीडिया भी बिकी हुई है। जी, आपने धाराएं बताई सर, जो धाराएं इन लोगों पर लगाई गई है, कितनी संगीन धाराएं मानते हैं इन्हें? ऑब्वियस 420 तो संगीन धारा है। जो मेजर हमारे यहाँ केसेस होते हैं उसमें 420, 498, 376, 376, 302 ये सब तो हीनियस क्राइम है जी। तो इसमें फिर सजा का प्रावधान क्या है? क्या ये नॉन बेलेबल है या बेलेबल है? बेलेबल हैं 420 बेलेबल है, लेकिन तब जो सर्कमस्टांसेज अगर उनके खिलाफ हों तो बेलेबल नहीं भी हो सकता है जी। नॉर्मल एक जैसे हम लोग लड़ाई झगड़े की बात करते हैं 323 ठीक है बेलेबल है, 341 में अगर कन्वर्ट हो जाए, 420 अगर 468 में आ जाए, जो उन्होंने कहा कि मोबाइल गुम हो गया, अगर वो ट्रेस होता है, कॉल रिकॉर्ड वगैरह ट्रेस होता है तो मतलब 420 के बाद फिर 468 भी लग सकता है, 471 भी लग सकता है जी। तो ये तीनों धाराएं अगर लग जाती हैं तो पक्का है, कन्विक्शन क्लियर है उसमें जी। और इसके साथ ही सबूत मिटाने की भी कोशिश की। हाँ जी तो 398 भी उनमें उन्होंने जी लगा हुआ है जी। तो ये चीज़ें लगने के बाद हम अपने लीगल फैटर्निटी मानते हैं कि तो हीनियस क्राइम हो गया। मतलब 420 का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को हम लोग 302 में कन्वर्ट करते हैं कि 302 हो गया जी, मर्डर केस है, ऐसा हो गया जी। लेकिन 420 मतलब कि कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा तत्व है या समाज में एक ऐसी ग्रुप है जिन्होंने इस तरह का किया है जी, संगीन जुर्म किया है जी। तो ऑप्शंस क्या बचते हैं सर? जी ग्रुप की अगर बात करें, उनके संपादकों की बात करें, चेयरमैन, जी ग्रुप के चेयरमैन की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि अब आने वाले दिनों में उनको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि 2 संपादक हमने देखा है कि जेल की हवा खा चुके हैं। अब आने वाले दिनों में ये भी जेल की हवा खा सकते हैं। तो पुलिस ईमानदारी से कॉल को खंगाले, जो उन्होंने कहा कि मैंने भी देखा कि वो कहा कि हमारा वो
मोबाइल ही गुम हो चुका है या सेट चेंज कर लिया, अगर कॉल को खंगाले और उस खंगालने के बाद उसमें से जो बातें सामने आएंगी जिसमें सुभाष चंद्रा का भी नाम है तो ऑब्वियस उनके ऊपर आएगा जी। हाँ ऑब्वियस है, लेकिन पुलिस की ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मीडिया कहे कि पुलिस को भी दबाव डाल दिया जाता है, उनके भी ऊपर के लोग होते हैं जिन्होंने दबाव दे करके ये कहा जाए भाई इसको ख़त्म करो जी। लेकिन ख़त्म ना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तो ये मानसिकता बताती है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी कहा कि नहीं साहब अभी हम नहीं करेंगे जब तक कि पटियाला हाउस उसको नहीं देगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, इसीलिए खारिज कर दिया उन्होंने। पटियाला हाउस में अगर ये बातें ट्रायल में चलती हैं तो कन्विक्शन तो होना ही होना जी, उनको सज़ा होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये बहुत गलत मैसेज आएगा हमारे समाज के प्रति। मैं एक कानून जानकार होने के बावजूद भी मैं एक आम लोगों की बात को मैंने देखा है, कोर्ट में हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत गलत मैसेज गया पहली बार कि किसी मीडिया का इतना बड़ा, वो भी 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ की बात होती है, तो बड़ा छीछा लेदर है। लोग बहुत गलत ढंग से मीडिया को भी, पहले मीडिया को रिस्पेक्टिव ढंग से जानते थे लोग, लेकिन इस तरह के बड़े ग्रुप अगर ऐसा करें बड़ी शर्मनाक बात है जी। अधिकतम कितने साल की सज़ा हो सकती है अगर इनके आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो? देखिए जो 7 साल से 10 साल की तो सज़ा है ही है जी। और अगर इन पर वो चार्ज और फ्रेम हो जाए, जो मैंने पहले भी कहा कि कॉल डिटेल से खंगाले जाएं, कुछ पेपर जो उन्होंने मिटाने की कोशिश की वो रीओपन हो जाएं, तो फिर और भी सेक्शन लग सकती हैं, केवल 420 ही नहीं लगेगा, उसमें और भी सेक्शन, जैसे पहले भी मैंने बताया कि 468, 471 में भी 506 और 507 भी लग सकता है, क्योंकि एक्सटॉर्शन है वो जी। सिंपली दैट इज मीन्स एक्सटॉर्शन, धमकी दे करके आपने कही है बात, ये भी बात आई है सामने मीडिया के सामने। तो इस तरह की बातें में तो सेक्शन बढ़ती चले जाएंगे, तो उनकी अब ऑब्वियस है कि जितनी सेक्शन बढ़ेंगे तो उनके लिए उतना ही गंभीर हो जाएगा जी। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं हमारे लीगल रिपोर्टर गोपाल कृष्ण, उनसे बात करते हैं। गोपाल, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दायर कर दी, उस पर उन्होंने एक्ट्स लगाए, बहुत संगीन आरोप लगाए जी ग्रुप के चेयरमैन और 2 संपादकों के ऊपर, दिल्ली पुलिस ने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल सवाल है, लेकिन चूंकि सुभाष चंद्रा ने कोर्ट से इसलिए लीव ले रखी थी कि अगर उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसके बाद कोर्ट जो भी कहेगा उसको वो मानेंगे। तो अब देखना होगा कि जब चूंकि 30 तारीख को आरोप पत्र इस मामले में दाखिल हो चुके हैं, तीनों लोगों को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, मुख्य आरोपी बताया गया है, तो आखिर क्राइम ब्रांच किस बात की इंतजार करे, क्यों नहीं सुभाष चंद्रा को गिरफ्तार करे? क्योंकि सुभाष चंद्रा ही ऐसे हैं जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बाकी 2 जो संपादक है, सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया, ये दोनों 20-20 दिन की तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। तो देखना होगा कि जब 19 तारीख को कोर्ट संज्ञान लेगी, उसके बाद कोर्ट क्या कुछ डायरेक्शन देती है क्राइम ब्रांच को, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं गोपाल, अगर ये सारी चीजें हम देखते हैं तो पत्रकारिता के इस दौरान अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धब्बा लगता हुआ दिख रहा है पत्रकारिता के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा धब्बा इसे माना जा सकता है, क्योंकि मीडिया जगत में पहली बार ऐसा हुआ कि पैसा लेकर के खबर दबाने की कोशिश की गई है, और वो जो झूठ है पूरे दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने उजागर हुआ है। और उस मामले में जो लोग झूठ ला रहे थे, क्राइम ब्रांच उसी आधार पर चार्जशीट तैयार की है, उन लोगों को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। अदालत में चार्जशीट लंबी है, जब अदालत में साबित हो जाएगा कि वाकई ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो अदालत उस हिसाब से जो धाराएं लगाए गए हैं उस हिसाब से उनको सजा देगी। जी गोपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आने वाले दिनों में जी ग्रुप की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बात कर लो, क्यों दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इतना प्रोफेशनल हो गया कि सुभाष चंद्रा जी की बात नहीं मान रहे, और वो ये अपनी तरफ से 4 बार केस